Hello students, welcome your YouTube channel Biotechnics. Today we are discuss about the new topic respiratory system. हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी नेट का सिलेबस, उसके अंदर टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मीन्स ब्रीदिंग के अंदर जो भी पार्ट्स हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें इंक्लूड किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। सबसे पहला आता है कि ब्रीदिंग होती क्या है। ब्रीदिंग मीन्स श्वास लेना, जिसे हम रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और जो ब्रीदिंग होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स जो इन्वायरमेंट होता है उसका एयर का लंग्स तक आना, मीन्स जो एयर होती है इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है उसका लंग्स तक और लंग्स से वापस इन्वायरमेंट के अंदर जाना, यानी कि इनहेल और एक्सहेल की जो प्रोसेस होती है। इनहेल मीन्स श्वास का अंदर लेना और एक्सहेल मीन्स श्वास का बाहर निकलना, उसे ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर अलग अलग टाइप आ जाते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ लंग्स तक ही गैसेज का जाना नहीं, जबकि लंग्स से जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर जो ऑक्सीजन होती है उसका सेलुलर पार्ट मीन्स सेल तक जाना, और वहाँ पर ग्लूकोज अपने पार्ट्स में टूटती है और हमें एटीपी मिलता है, और वो सारी प्रोसेस जो होती है वो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो रेस्पिरेशन जो होती है, प्रोसेस जो होती है वो होती है 3 टाइप्स की। मीन्स उसके अंदर जो इन्वायरमेंट से हम एयर लेते हैं वो भी, बाहर निकालते हैं वो भी, साथ में ही सेल्स तक जो ऑक्सीजन जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के वो सारी इंक्लूड की जाती है। तो रेस्पिरेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल, सेकेंड इज इंटरनल, एंड थर्ड इज सेलुलर। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम ब्रीदिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से हमारी जो गैसेस होती हैं उनका लंग्स तक जाना और लंग्स से वापस। एक्सटर्नल होती है वो लंग्स तक जाती हैं, और या इंटरनल के अंदर कौन सी होती हैं? लंग्स से हमारे जो सेलुलर पार्ट होते हैं मीन्स सेल्स होती हैं या टिश्यू होती हैं, वहां तक गैस का जाना। और सेलुलर के अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं? सेलुलर के अंदर कौन से होते हैं? जब ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन करता है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP, तो ये होता है हमारा सेलुलर। रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रीदिंग का, जो ब्रीदिंग होती है उसके अंदर जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टम मीन्स ऐसा ऑर्गन का पार्ट जो एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी एक फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन करने में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीदिंग जो होती है उसमें गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, इन्वायरमेंट से लंग्स तक जाती हैं और लंग्स से फिर वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के साथ में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में बाइंड होकर के हमारी सेल्स तक या टिश्यू तक पहुंचती है। और सेलुलर के अंदर हो गया, जो सेल्स के अंदर जो फंक्शन होगा मीन्स एयर की प्रेजेंस के कारण जो भी फंक्शन होगा, और वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने पढ़ा था
कि डाइजेशन के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब होकर के हमारी हर ईच सेल तक पहुंचते हैं। सेल के अंदर जैसे ही एयर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज अपने पार्ट्स में डिवाइड होता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एटीपी बनती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये वापस हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से वापस इन्वायरमेंट के अंदर एक्सहेल कर दी जाती है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन के पार्ट्स। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये हमने देख लिया कि ब्रीदिंग क्या होती है, हम रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके अदर पार्ट्स और कौन कौन से हो सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के अदर पार्ट्स जो होते हैं उसमें आता है, एक होता है ऑक्सी रेस्पिरेशन, जिसे हम एरोबिक भी बोलते हैं रेस्पिरेशन। और दूसरे हम पढ़ते हैं अनोक्सी रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के ही दोनों टाइप्स होते हैं, या फिर अनोक्सी रेस्पिरेशन। ये टाइप्स होते हैं दोनों ही। ऑक्सीसशन के अंदर यानी कि ऑक्सी रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो हम एयर लेते हैं मीन्स जिन ऑर्गन्स में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है अपने पार्ट्स के अंदर तो इसके अंदर एयर जो होती है मीन्स ऑक्सीजन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण अपने पार्ट्स मीन्स CO2, H2O प्लस जो 38 ATP होते हैं। इसके बाद में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये 38 ATP कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो ATP में बनते हैं यानी कि मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है वो ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है, वो इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब अनोक्सी रेस्पिरेशन होता है मीन्स एयर जो होती है या फिर ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी सेल्स तक किसी कारणवश कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा देर तक बैठे रहने इसके कारण, या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट चेंजेस होता है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो जो एयर होती है वो हमारी सेल्स तक बहुत ही कम अमाउंट में पहुंचती है, उसके कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एक अदर सब्सटेंस के अंदर टूटता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज और लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है इसके साथ में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। मीन्स यहाँ पर भी जो हमारा ग्लूकोज होता है वो टूटता तो है, कन्वर्ट तो होता है, लेकिन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। इसके कारण हमें बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ATP मीन्स एनर्जी मिलती है और साथ में ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये लैक्टिक एसिड C3H6O3 ये जो लैक्टिक एसिड होता है इसी के कारण ये जब हमारी मसल्स के अंदर जम जाता है तो इसके कारण ही ये जब मसल्स में होता है तो इसी के कारण ही हमारे जो पैर होते हैं या फिर हाथ पैर जितने भी होते हैं उनके अंदर दर्द, हमें पेन महसूस होता है इस लैक्टिक एसिड के कारण ही। बाद में जब हम किसी प्रकार की दवा या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड फिर हमारी जो अपने पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट होता है, ATP हमें मिलता है और उसके बाद में हमारा जो पेन होता है वो कम हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और इसके द्वारा कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं, किस प्रकार से फंक्शन किए जाते हैं। यहाँ से ये जो हमारी नॉर्मल फिजियो चल रही है मीन्स ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के आगे हम जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हीमोग्लोबिन के अंदर जो होती है ऑक्सीजन जो होती है वो किस प्रकार से जाती है हमारी सेल्स तक, किसमें कितना जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकार से आती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को ये इतनी फिजियो
आनी चाहिए। और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक कोई भी ह्यूमन है जिसके जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट्स हम यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पार्ट्स ही देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो नोस्ट्रिल आता है, इसके पार्ट्स देखो। सबसे पहले आता है हमारा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो होता है वो नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी जो होती है वो फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स जो होता है वो लेरिंग्स में, लेरिंग्स जो होता है वो ट्रेकिया में, और ट्रेकिया जो होता है वो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल जो होता है प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी, और इस प्रकार से ये लास्ट के अंदर ब्रोंकिया के अंदर, और लास्ट के अंदर एल्वोलाई। लास्ट पार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड लास्ट नाइन्थ। ये पार्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो सबसे पहले जो नोस्ट्रिल होता है, मीन्स नेजल पार्ट जो होता है जिसके थ्रू हम श्वास लेते हैं, वहाँ से हम श्वास लेते हैं। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो होता है हमारा फेरिंग्स। इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी मीन्स ये जो नोस्ट्रिल होते हैं हमारे, जो दो नोज वन पेयर होते हैं नोस्ट्रिल, उसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी के अंदर हमारी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और म्यूकस ग्लैंड होती है, साथ में हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो भी एयर हम लेते हैं, देखो एक हम लेते हैं माउथ से भी हम श्वास लेते हैं, और हमारी नोज जो पार्ट होती है उससे भी हम श्वास लेते हैं। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, नोज पार्ट से जो भी एयर हम अपने अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, वो सारी की सारी प्योर हो जाती है। मतलब कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी जो नेजल कैविटी होती है, नेजल पार्ट जो होता है उसके अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं, जो म्यूकस का सीक्रेशन करती रहती हैं, उसके द्वारा जो बैक्टीरिया आते हैं और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो यही रह जाते हैं, और जो प्योर एयर है वो हमारे आगे वाले पार्ट्स के अंदर जाती है। तो जो म्यूकस ग्लैंड है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती हैं, और साथ में हेयर प्रेजेंट होती है। जबकि जो माउथ होता है वो उससे हमारी जो एयर ली जाती है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है, क्योंकि फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ पर नेजल पार्ट यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक और जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो दोनों एक साथ में मिलते हैं। तो फेरिंग्स वाले पार्ट से होकर के हमारे लंग्स तक जाती है, वो इतनी प्योर नहीं होती है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हो सके हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अधिकतर केस के अंदर जब हम रनिंग करते हैं या फिर हमें उबासी आती है तब हम नाक से श्वास ना लेकर के हम माउथ से श्वास लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो सेल्स होती हैं उन्हें ग्लूकोज की या फिर एटीपी, जो ग्लूकोज से जो एटीपी बनता है, जो हमें एनर्जी होती है, वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर होती है। और उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास अंदर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें और वो हमारी सेल्स में जा सके और हमें एनर्जी मिल सके उसके लिए। इसीलिए देखो, जब हम सो करके उठते हैं या फिर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसको ये लगे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस टाइम यानी कि हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, तब हमें उबासी आती है। क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो ब्रेन होता है वो भी इतना फंक्शन नहीं कर रहा होता है और हम श्वास भी नॉर्मली लेते रहते हैं। और हम बैठे रहने की वजह से या फिर सोए रहने की वजह से हमारी कुछ सेल्स होती हैं उसके पास में ऑक्सीजन की कमी होती है और वो हमारे ब्रेन को बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी है। इसीलिए हमारा ब्रेन बोलता है कि माउथ से ऑक्सीजन एयर को लिया जाए ताकि हर एक जो सेल होती है उस पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जा सके। इसलिए हमें उबासी आती है।
इसीलिए देखो कभी भी जब हम दौड़ते हैं, डांस करते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण हमारी जो बॉडी होती है उसका अधिकतर पार्ट काम में आ रहा है, उस टाइम पर हमें कभी भी उबासी नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम पर हम प्रॉपर तरीके से एयर जो होती है या फिर जो हमें एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम ऑक्सीजन को लेते रहते हैं, एयर को लेते रहते हैं और हमें उबासी वगैरह, थकान वगैरह नहीं आती है इतनी। अब हम देखते हैं फेरिंग्स वाला पार्ट। तो फेरिंग्स वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है, यहाँ पर पहले हम फेरिंग्स को डिस्कस करते हैं। फेरिंग्स वाला पार्ट वो वाला पार्ट होता है, ये हमारी सपोज को नेजल कैविटी है, इसको ऐसे बना देती हूँ, ये हमारी नेजल कैविटी है और ये हमारी जो माउथ वाला पार्ट है वो होता है, ये यहाँ पर एक जगह मिला रहता है। ये जो पार्ट होता है वो फेरिंग्स होता है, जहाँ पर जो हमारा नेजल यानी कि जो हमारी गैस आती है वो आती है और हमारी फूड पाइप जो होती है, बक्कल कैविटी होती है, वो दोनों यहाँ पर खुलते हैं, इसे फेरिंग्स बोला जाता है। इसके बाद में हमारा जो नोज वाला पार्ट होता है वो हमारे यानी कि जो हमारा एयर ट्रैक वाला पार्ट होता है वो अलग बट जाता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग हो जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी जो पाइपलाइन होती है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो ट्रैक होता है वो थोड़ा मोटा होता है और साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो हमारा पतला होता है। जब जैसे ही यहाँ पर ये जो पार्ट होता है यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है बेटा? ये एपिग्लोटिस एक ऐसा ढक्कनुमा स्ट्रक्चर होती है जो इस प्रकार से हमारी जो फूड पाइप होती है उसके ऊपर लगी रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम दिन के अंदर या फिर पूरे दिन के अंदर कभी भी हम देखें तो हम बहुत ही कम टाइम में हम खाना खाते हैं या फिर जो पानी पीते हैं या फिर ये मान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को निगलते हैं वो दिन के रेयर जो हमारा फिक्स टाइम होता है उसी टाइम करते हैं, जबकि हम श्वास तो पूरे दिन लेते रहते हैं। तो इसी वजह से ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो खुल सके, खुला रह सके, इसके लिए ये वाला ट्रैक खुला रहता है और इसके ऊपर एपिग्लोटिस रहता है। ध्यान से कई बार नोटिस करना कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारा रेस्पिरेशन चलता रहता है, मीन्स जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम की बात नहीं कर रही। जब हम खाना चबाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर जब हम खाना चबाते हैं उस टाइम हमारी श्वासें चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उस खाने को जैसे ही बोलस बना और जैसे ही हम उसको अंदर निगलते हैं तब हमारी कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है, मीन्स हमारी सांसें नहीं चलती है। ऐसे ही जब हम पानी पीते हैं तो उस टाइम पर भी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो हमारा बंद रहता है, क्योंकि ये एपिग्लोटिस यहाँ से उठ करके इस वाले ट्रैक के ऊपर आ जाता है। ये क्यों आता है ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी, लेकिन जब हम खाना निगलते हैं तो हमारा जो एपिग्लोटिस होता है वो हमारी श्वास वाली नली के ऊपर आ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर आ जाता है, ताकि यहाँ पर इस वाले ट्रैक के अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो पाइपलाइन होती है ये जो हमारी ट्रैक होता है ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जबकि डाइजेस्टिव पार्ट जो होता है वो ट्रैक होता है वो थोड़ा मोटा होता है। इसकी बजाय तो एपिग्लोटिस यहाँ पर आ जाता है, मीन्स हम जब खाना निगलते हैं या फिर पानी पीते हैं। इसीलिए देखो जब हम बाहर से आते हैं या फिर जल्दी जल्दी कई बार हम पानी निगलते हैं तो उस वजह से जब हम जल्दी जल्दी पानी निगलते हैं तो उसके बाद में हम आराम से एक गहरी सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जितनी देर हमने पानी निगला है उस टाइम पर हमारा जो श्वास है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बंद था, इसीलिए जो रिक्वायरमेंट है हमारे लंग्स को एयर की वो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो सके, इसलिए हम एक गहरी सांस लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि बाई चांस हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर ये जो एपिग्लोटिस है ना, इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है और सबको पता है कि ब्रेन एक बार में सिर्फ एक ही फंक्शन कर सकता है। कुछ बार हमें हिचकी आने लग जाती है या फिर हम खाना खाते हैं तो फिर हमें कई बार हमारे जो ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर हमें जोर जोर से खांसी आने लग जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, पसीना आ जाता है। वो सब क्यों होता है अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है तो एपिग्लोटिस के ऊपर कंट्रोल भी हमारा ब्रेन करता है और जो हम फंक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा जो भी फंक्शन हो रहा है या कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो भी हमारा ब्रेन करता है और ब्रेन एक बार में सिर्फ एक ही फंक्शन कर सकता है। जब हम आराम से बैठे हैं, कुछ बार हमें हिचकियाँ आराम से बैठे हैं तो भी आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है
वो कहीं और चल रहा है, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, और उसी टाइम हम बार बार कुछ चीज़ें निगल रहे हैं या खा रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर मैं सोचूं कौन सी चीज़ के बारे में। तो हमारा जो एपिग्लोटिस होता है वो थोड़ा सा हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उससे हट जाता है कुछ सेकंड के लिए। मीन्स बिल्कुल ही रेयर होती है ये कंडीशन, तब हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर एक छोटी सी पानी का मॉलिक्यूल, छोटा सा पानी का मॉलिक्यूल चला जाता है, और उस वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर रुकावट महसूस होने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को बोला जाता है, जो नर्व्स होती हैं यहाँ पर वो हमारी ब्रेन को बोलती है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से श्वास जो हो रही है वो अटकी रही है। इसलिए जो हमारा लंग्स होता है, डायफ्राम होता है, उसके थ्रू हमारे लंग्स जो होते हैं वो बाहर की उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ताकि वो बाहर निकल सके। इसीलिए जब भी हमें हिचकी आती है तब हमारे जो लंग्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, ना कि अंदर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, इसीलिए हमें हिचकी आती है। अब हम कुछ बार खाना खाते हैं तो हमें खांसी आने लग जाती है, उस वजह से उसमें क्या होता है कि इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो प्रॉपर तरीके से, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से, दोनों के अंदर जो बैलेंस हो वो होना जरूरी है। एपिग्लोटिस को कौन सा काम करना है, कौन से ट्रैक में जाना है, ये हमारे ब्रेन को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। जैसे ही हम सोचते हैं या फिर कुछ बोलते रहते हैं खाना खाते टाइम, तो क्या होता है कि हमारा जो फूड पार्टिकल, छोटा सा बिल्कुल ही माइनर सा यदि फूड पार्टिकल हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला जाता है तो उस वजह से हमें खांसी वगैरह, क्योंकि ब्रेन को बोला जाता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रुकावट फील हो रही है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन को बोला जाता है, और उस वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमें खांसी वगैरह या फिर हमारी आंखें लाल होना वगैरह वगैरह होता है। और इस वजह से जब हम खाना खा लेते हैं और यदि बाय चांस कुछ बड़ा मॉलिक्यूल हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया तो उसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए। तो इस यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, और होप है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि हमें खाने खाते टाइम बोलना क्यों नहीं चाहिए और हमें हिचकी वगैरह क्यों आती है, उबासी क्यों आती है, वो भी हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद में जो हमारा आता है वो ये जो फेरिंग्स होता है ये हमारा खुलता है लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, वॉइस कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वॉइस कॉर्ड क्या काम करते हैं? वॉइस कॉर्ड जो होते हैं वो एक, माने तो एक तरह का एक लेयर होती है, एक स्मॉल लेयर होती है, एक बहुत ही थिन लेयर होती है। जब हम बोलते हैं तो आपने फील किया होगा कि जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ गैस होती है वो हमारी लो अमाउंट या हाई अमाउंट के अंदर हमारे माउथ से के अंदर जाती है और बाहर निकलती है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो माउथ के थ्रू जो भी एयर पास होती है उससे वो जो एक थिन लेयर होती है वो हिलती है और उसकी वजह से हमारी बाहर आवाज़ जो होती है वो बाहर निकलती है। जो लेरिंग्स के अंदर जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमारा जो लेरिंग्स होता है वो हमारा आता है ट्रेकिया के अंदर। तो ट्रेकिया क्या काम करता है? ट्रेकिया जो होता है वो कार्टिलेज से फॉर्म होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ओसोफेगस भी ट्रेकी जो कार्टिलेज होता है उससे बना रहता है। ये जो ट्रेकिया होता है ये फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और हमारा जो लंग्स होते हैं वहां तक जाता है। लंग्स के नीचे जो होता है एक बहुत ही मेन स्ट्रक्चर डायफ्राम प्रेजेंट होती है। ये जो लंग्स होते हैं, ये जो ट्रेकिया होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसके बाद में ये अदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं जिसे ब्रोंकिया बोलते हैं, ब्रोंकिया ही बोलते हैं। ब्रोंकिया में प्राइमरी ब्रोंकिया, जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, मीन्स ये हमारा ट्रेकिया हो गया, ये पेड़ ट्रेकिया हो गया। ये 2 ब्रांच के अंदर हमने बचपन में ऐसा डायग्राम भी बनाते थे कि 2 ये पार्ट्स हैं और ये हमारा पेड़ तैयार हो गया, इसके अलग अलग ब्रांच निकलती हैं। यही हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर होता है। ये वाला जो होता है वो हमारा ट्रेकिया हो गया,
ये जो होता है ये हमारे दोनों ब्रोंकियाई हो गई, यानी कि ब्रोंकियाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद में हमारे जो प्राइमरी ब्रोंकियोल है, सेकेंडरी ब्रोंकियोल है, और लास्ट के अंदर ये एक जिस प्रकार से पत्ती के अंदर कन्वर्ट होता है ये एल्वुलाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए जो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वुलाई होती है। सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं, एयर किस प्रकार से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र होगी, किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र होगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से ली जाती है, वो सारी की सारी हमारी एल्वुलाई से होती है। इसीलिए लंग्स की फंक्शनल जो यूनिट होती है वो एल्वुलाई को ही बोला जाता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो हम एल्वुलाई की स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ट्रेकिया से जो हमारी ब्रोंकियाई आती है और ब्रोंकियाई से जो ब्रोंक्यूल होते हैं उनका नंबर कितना होता है। तो ट्रेकिया हमारा एक होता है, ये हमारी 2 होती हैं, और उसके बाद में हमारी जो ब्रोंक्यूल होती हैं वो हमारी होती हैं 23। ये नंबर के अंदर होती है 23। होप है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया। डायफ्राम का क्या काम होता है, जो लंग्स होते हैं दोनों उसके नीचे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है। कुछ बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और इसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, सिर्फ यहाँ पर चोट लगी है। अब यहाँ पर चोट लगी है, हमारा डायफ्राम क्या काम करता है, डायफ्राम की वजह से ही हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लंग्स होते हैं ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा लंग्स जो होते हैं ऊपर उठते हैं, क्योंकि हमारा डायफ्राम फूल जाता है। जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो सिकुड़ जाता है और जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो एक्सहेल इनहेल यानी मीन्स हमारा जो डायफ्राम होता है वो प्रॉपर, हमारा जो लंग्स होता है वो ऊपर नीचे हमारी डायफ्राम की हेल्प से ही हो सकते हैं। यदि हमारा डायफ्राम नहीं रहेगा तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। जब एक्सीडेंट के अंदर किसी इंसान के यहाँ चोट लगती है तो उसका डायफ्राम टूट जाता है, और डायफ्राम टूटने की वजह से श्वास नहीं ले पाता है और इस वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारी जो यहाँ से ये जो आगे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर से CSIR जो नेट होता है वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और करता भी है। तो देखो ये जो सेल्स होती हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये 23 होती हैं। 23 जो होती हैं 16+7 के अंदर कन्वर्ट होती है। मीन्स जो हमारी ब्रोंकियाई होती है, ट्रेके होते हैं, वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर ये जो आगे होती हैं मीन्स इस प्रकार से ये जो आगे कन्वर्ट होती हैं ये 16 के अंदर कन्वर्ट होती हैं और आगे जा कर के ये 7 के अंदर आगे कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से इनका नंबर 23 होता है। जो 16 होती है 16 होती है उसके अंदर किसी प्रकार का गैस एक्सचेंज नहीं होता है। मीन्स एज ए जो डेड ट्यूब्स होती हैं मीन्स गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसकी वजह से डेड ट्यूब के रूप में इनको प्रेजेंट किया जाता है। और जो 7 होती है उसके द्वारा गैसेज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसीलिए ये जो 7 होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। ये याद रखना कि इसके अंदर कितनी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, 16+7 जो होती हैं इस नंबर के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे एल्वुलाई की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। ओके, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ये सिर्फ फिजिकल पार्ट है, मीन्स फिजियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। वैसे जो नेट की आप लोगों ने यदि पेपर उठा के देखा तो आगे से जो हम आगे डिस्कस करेंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि यहाँ तक का नॉर्मल है, क्योंकि हम 12th में भी पढ़ते हैं, BSc में भी, MSc के अंदर सारे के अंदर डिस्कस करते हैं ये सारे टॉपिक। जब हम 9th 10th क्लास की बुक देखते हैं तो इतना तो उनकी बुक में भी मिल जाता है। तो ये सारे के सारे नॉर्मल थे। अब हम देखते हैं कि एल्वुलाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एल्वुलाई की स्ट्रक्चर होती है ये, क्योंकि जो एल्वुलाई होती है वो हमारी एकदम से गुब्बारेनुमा संरचना होती है, और इस गुब्बारेनुमा संरचना, ये जो गुब्बारेनुमा संरचना होती है इसी के चारों ओर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो घिरी रहती है। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है हमारा एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई जो होता है इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स से बना होता है। ये हमारे एपिथेलियल सेल्स से बना होता है एल्वुलाई। इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनसे बना होता है। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो भी 2 टाइप की होती है इसके अंदर।
एक हमारी होती है टाइप फर्स्ट और सेकंड होती है हमारी टाइप सेकंड। जो टाइप फर्स्ट होती है वो 95% बनाती है एपिथेलियल सेल्स का 95, और ये सिर्फ 5% पार्ट ही बना पाती हैं। टाइप फर्स्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज करती है। यहाँ से हम जो ब्लड वेसल्स देखते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो एयर होती है या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेज होती हैं उनका ट्रांसफ़र जो होता है वो टाइप फर्स्ट करती हैं। और टाइप सेकंड जो होती है उनका वो जो गैस एक्सचेंज होती है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। टाइप सेकंड का क्या काम करती हैं, जब टाइप फर्स्ट की डेथ हो जाती है किसी कारणवश तो टाइप सेकंड होती हैं वो टाइप फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा हो गया जो एल्वुलाई की सेल्स जो होती हैं वो किस प्रकार की होती है। एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दो टाइप की होती हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट 95% पार्ट और ये 5% पार्ट बनाती हैं। इसके बाहर ये जो टाइप फर्स्ट होती है वो गैसेज का एक्सचेंज करती हैं और ये गैसेज का एक्सचेंज नहीं करती हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो एल्वुलाई होती है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की, यानी कि फिर उसके अंदर किस प्रकार के फंक्शन होने चाहिए। तो एल्वुलाई जो होती है उसके फंक्शन के अंदर सबसे पहला आता है कि इसकी जो ये जो वॉल होती है, ये जो लेयर होती है वो थिन होनी चाहिए। थिन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब भी गैसेज एक्सचेंज होती है तो ये जो प्रेशर होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर होता है डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू ही, ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट, ये जो हमारी एल्वुलाई होती है ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होनी चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट ये है, और दूसरी ये थिन होनी चाहिए और इसमें डिफ्यूजन थर्ड होगा कि इसमें डिफ्यूजन तो थर्ड होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो आसानी से हो जाना चाहिए। ये सारी की सारी वेस्कुलर होती है, सारी वेस्कुलर होती है। इसके अंदर डिफ्यूजन मेथड द्वारा ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें गैस जो होती है वो ट्रांसफर करती है। ये यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये जो होती है इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है। ये नहीं बोल सकते कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन का इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल ही रेस्पिरेशन होता है, नहीं, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं या फिर नोजल पार्ट होता है उनका थोड़ी ना पता है। जैसे हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना की इनहेल और एक्सेल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन कहलाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर हर एक गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड सारी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमारी एल्वुलाई को हम ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को वो अंदर नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो होती है वो हमारी हर एक जो एयर होती है या फिर एयर के अंदर जो भी गैसेज होती है वो सारी प्रेजेंट होती हैं। तो 21, 0.03 और नाइट्रोजन वगैरह भी प्रेजेंट होगी। जबकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर जो वेन्स हमारी ब्लड लेके आती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर ये दोनों गैस प्रेजेंट होती है और यहाँ पर सारी की सारी गैस प्रेजेंट होती है। अब ये जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण हमारे जो ब्लड होता है उसका रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है सी होती है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद में ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। तो कुछ बार क्या होता है कि जब बोलते हैं कि पहले वाले, आजकल तो बिजली वगैरह सारी लाइट वगैरह आ गई हैं, पहले क्या होता था कि जो केरोसिन तेल से जो चिमनियाँ जलती थी उनके थ्रू जो रोशनी होती थी घर के अंदर, तो वो जो जलती थी, जो केरोसिन तेल जलता था उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती थी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारे जो हीमोग्लोबिन, यहाँ पर रूम के अंदर उस टाइम रूम के अंदर ऑक्सीजन भी होती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती थी, लेकिन बोला जाता, तब बोलते थे कि रूम जो होता है वो पूरी तरीके से बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस वहाँ पर रहती थी और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यदि कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड ना होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड यदि बाइंड होकर के हमारी सेल्स तक चली जाती हैं तो सेल्स की डेथ हो जाती है और इंसान की भी डेथ हो जाती है, जिसके कारण जो साइलेंट डेथ होती थी पहले के ज़माने में ज़्यादा होती थी, क्योंकि वहाँ पर कार्बन जो केरोसिन होता है उससे केरोसिन तेल जलता था तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी और
सेल की डेथ होती रहती थी और साथ में ही इंसान की भी डेथ हो जाती थी, और किसी प्रकार का खून खराबा कुछ नहीं होता था। इंसान को आराम से नींद आती थी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती थी और उस इंसान की सुबह तक डेथ हो जाती थी, इसीलिए उसे साइलेंट डेथ बोला जाता था। तो यहाँ पर कार्बन इसकी बजाय, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज होती है वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ पर जो इसका कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसकी बजाय कम रहती है। तो डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा, ये मीन्स हायर जो कंसंट्रेशन है उसे लोअर कंसंट्रेशन में जाना ही डिफ्यूज़न होता है। तो उस वजह से जो यहाँ पर एल्वुलाई होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो एक ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को दे दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वुलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस प्रकार से डिफ्यूज़न मेथड द्वारा जो गैसेज होती है उनका एक्सचेंज होता है, और ये यहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के हमारी हर एक सेल तक जाती है। ये जो एल्वुलाई के द्वारा जो गैसेज इनटेक की जाती हैं उसके लिए एक लॉ दिया गया था कि किस प्रकार से कितनी अमाउंट में इनटेक होनी चाहिए। अब जो हम गैस लेते हैं वो कितनी अमाउंट में इनटेक कर सकते हैं, कितनी अमाउंट में उसका इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लॉ दिया गया था। ये लॉ आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि CSIR के अंदर इससे अभी तक तो कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो हम लॉ पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग होता है Q इज इक्वल टू DA P1 माइनस P2 अपॉन L। डिफ्यूजन रेट जो होती है, Q मीन्स होता है डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट। D मीन्स होता है ये जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है D, तो D होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। A जो होता है वो हमारी जो एल्वुलाई होती है उसकी, यदि हम एल्वुलाई का यदि हम देखें तो किस प्रकार से, कौन से एंगल से किस प्रकार से दिखती है, तो क्रॉस ऑफ एंगल हो गया। और ये जो होता है L होता है, इसका मीन्स होता है कि ये जो गैसेज होती हैं वो कितने ट्रैक से पास होती है, मीन्स ट्रैक की लेंथ कितनी है ये। और P1 और P2 तो होती है वो होता है कि गैसेज के अंदर जो प्रेशर होता है, गैस का जो प्रेशर होता है उसके अंदर कितना डिफरेंस होता है, तो इसके थ्रू जो डिफ्यूजन रेट होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग रेट्स होती है, कौन सी कितना इसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, कितना एल्वुलाई जो होती है वो इनटेक कर सकती है, इसके एक्सहेल कितनी अमाउंट में कर सकती है, साथ में ही जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर किस प्रकार से जो RBC होती है उसके द्वारा कितना परसेंट जो ऑक्सीजन वगैरह होती है बाइकार्बोनेट आयन द्वारा कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है, ये हम सारी डिस्कस करेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है वो किस प्रकार से होती है। थैंक यू। आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट के अंदर, जो भी हमारे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे।